रिकॉर्ड की गई है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। कर्जों की शरह 68 से कम होकर 65% पर आ गई। IMF प्रोग्राम का मकसद माशी इस्तेहकाम लाना है। सरकारी इदारों का खसारा 1000 अरब से ज़्यादा है, ये उनकी जानिब से कहा गया है इक़्तिसादी सर्वे जो जारी किया गया उसमें। और जून तक तरसीलात 38 अरब डॉलर तक जाने का इम्कान है। जुलाई से मई तक टैक्स रेवेन्यू में 26% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। माशी माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि चैलेंजेस बहुत थे, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे जिसका सामना हुकूमत को था, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर जो है वो मस्बत ग्रोथ रही, जहाँ पर जो है खुश आइन जो है वो प्रोग्रेस रही, लेकिन कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुश आमदेद कहेंगे, उनसे बात करेंगे। खुर्रम शहज़ाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इक़्तिसादी सर्वे जारी किया गया है और एक्सपेक्टेशंस आने वाले साल के लिए कैसी हैं? गुज़रा हुआ साल उसे आप कैसे देखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, पिछला एक साल जो गया है बड़ा इंपॉर्टेंट साल गया है। अगर आप 12 महीने की बात करें तो इसमें रिफॉर्म से लेकर IMF के प्रोग्राम की कंप्लीशन से लेकर एक सर्टेन लेवल की ग्रोथ अचीव करने से लेकर महंगाई की शरह के रिकॉर्ड कमी से लेकर इंटरेस्ट रेट्स में कमी से लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि फर्स्ट टाइम भी हुई हैं। उसमें इन्फ्लेशन की शरह है, रेमिटेंसेस के नंबर्स हैं और बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो कि हिस्टोरिक भी हुई हैं। और डेफिनेटली उससे पहले अपने बड़ा पेन भी जो है वो जो है वो सहा था। पूरी कौम ने बहुत पेन सहा, जिसमें महंगाई की शरह 38% तक चली गई थी और फूड की शरह जो है महंगाई की 49% तक चली गई थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा जो है वो एक मैनेजेबल लेवल पे आ गए हैं महंगाई की शरह की अगर हम बात करें। और साथ साथ ग्रोथ भी हम ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर ये कि अगर आप ग्लोबल सिनेरियो को देखें, उस दौरान हमारी ग्रोथ किस तरह से इम्प्रूव हुई है रिलेटिवली, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्लोबल ग्रोथ की बात करें, यानी कि दुनिया की मैशत की बात करें कि दुनिया की मैशत में किस तरह से ग्रोथ हुई, तो एक्चुअली उसमें आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ में कमी वाकई हुई। अगर आप 2023 की बात करें तो 2023 में अगर ग्रोथ जो है 3.5% थी, वो नीचे आते आते 2.8% पे आ गई 2025 तक की मैं बात कर। और हमारी ग्रोथ जो थी वो नेगेटिव थी 0.2% 23 में, और अब वो 2.7% पे और लास्ट ईयर 2.5% पे थी। इसी तरह पर कैपिटा इंप्रूव हुई है। डॉलर टर्म्स में अगर बात करें, डॉलर टर्म्स में GDP जो शरह है उसमें जो बेहतरी हुई है डॉलर के जो है वो करेंसी में अगर आप देखें जो ग्लोबली जो है कंपेरेबल होती है, उसमें तकरीबन 10.5% का इजाफा हुआ है। ये छोटा इजाफा नहीं है, बड़ा अच्छा, बहुत बेहतर, जो बड़ा सिग्निफिकेंट इजाफा है पर कैपिटा इनकम के अंदर। उसके साथ साथ आप फिस्कल की बात करें, सबसे देखें सबसे बड़ा इशू जो है वो हमारे यहाँ फिस्कल डेफिसिट रहा है, यानी कि हमारे खर्चे और हमारी जो आमदन है, इन दोनों का जो फर्क है वो बहुत ज्यादा रहा है। अब जाके वो फर्क जो है काबू में आना शुरू हुआ है और लास्ट ईयर में था उसमें बेहतरी हुई है। उसमें आप दो बड़े नंबर्स हैं, या ये कह लें कि ये दो बड़े नंबर्स जो मैं भी आपसे शेयर करूंगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने शेयर की अपनी प्रेस ब्रीफिंग में, ये जो है कॉर्नर स्टोन है पूरे IMF प्रोग्राम का या हमारी बेहतरी का। मैं ये कहूंगा कि हमारी अपनी बेहतरी का कॉर्नर स्टोन है कि अगर इनको हम बेहतर करते आए हैं और हो रहे हैं और आगे जाते हुए मजीद होंगे, तो आपकी इकोनॉमी जो है वो ट्रैक पे चढ़ जाएगी और चढ़ के ग्रोथ की तरफ जाएगी, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएगी। तो मैं बात कर रहा हूँ फिस्कल डेफिसिट की, यानी कि हमारी जितने भी टैक्सेस रेवेन्यूज जितने भी रहे हैं और जो भी खर्चा रहा है, ये इसका जो खसारा रहा है वो तकरीबन 7.5 पौने 8% तक पहुंच गया था। 21, 22, 23 की अगर बात करें, 22, 23 की अगर बात कर लें, तो आपका खसारा जो है वो 7% से भी ज्यादा था, जो फिर 23 में जो है कम हुआ रिलेटिवली, फिर 24 में जो है रिलेटिवली और कम हुआ। और अब जो है आपके यहाँ 2.6% ऑफ GDP जो है, अगर आप अभी लेटेस्ट नंबर्स की बात करें, पूरा साल हम क्लोज करेंगे होपफुली, जो हमारी प्रोजेक्शंस हैं वो 5% के अराउंड या 5 से थोड़ा सा ऊपर हम जो है क्लोज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कर्जों की अदायगियों को हटा दें और फिर देखें अपना खर्चा और अपने रेवेन्यूज, अपने जो आमदन है वो कैसे रही है, तो उसमें तो हमने रिकॉर्ड अचीव किया। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 3% ऑफ GDP अचीव किया, यानी कि 30% प्राइमरी सरप्लस, यानी कि वो सरप्लस में हम रहे हैं, हमारे खर्चे कम रहे हैं, हमारा रेवेन्यू ज्यादा रहा है। ये 20 सालों में शायद पहली बार हुआ है। और एक और चीज बड़ी अच्छी हुई है, जो फिस्कल डेफिसिट की हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वार्टर जो था जुलाई से सितंबर तक का इसी साल का फिस्कल 25 का, उसमें हमने 24 सालों के बाद फिस्कल सरप्लस अचीव किया। अभी तो मैं प्राइमरी सरप्लस की बात कर रहा हूँ, जिसमें कर्जों की अदायगियां जो है हम हटा देते हैं, लेकिन कर्जों की अदायगियां डाल भी दें तो पहला क्वार्टर बड़ा अच्छा गया। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जी, चाहे वो फिस्कल साइड हो, चाहे वो एक्सटर्नल साइड हो, एक्सपोर्ट्स में बेहतरी हो या फिर वो रेमिटेंसेस में बेहतरी हो, तो हमारे यहाँ ओवरऑल जो सिचुएशन है बहुत स्टेबलाइज अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। और आगे कैसे बढ़ना है ये इंशाल्लाह आएगा जब हम बजट अनाउंस करेंगे कल,
उसमें आपको बहुत सारी चीजें बेहतर होती नजर। सही सही खुर्रम साहब, आपने हमारे हमारे साथ आप मौजूद हैं। जो आप चीज़ें बता रहे हैं, गुड, अच्छी चीज़ें कि गवर्नमेंट ने काम किया और आलमी रेटिंग एजेंसीज इसकी तारीफ कर रही हैं, मूडीज इसकी तारीफ कर रहा है, फिच इसकी तारीफ कर रहा है, विच इज़ गुड। लेकिन मेरा सवाल ये है एक आम शहरी होने की हैसियत से कि जो एक आम शहरी है उसको ये नहीं पता कि IMF की शराइत क्या है, उसको ये नहीं पता कि कर्जा कितना उतर गया। उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि आटा सस्ता हुआ, चीनी सस्ती हुई, घी सस्ता हुआ, क्या उसको इस चीज़ के फ़वाइद पहुंच रहे हैं? क्योंकि हमने पूरा साल यही सुना आवाम से भी, जब हम फील्ड में हमारे रिपोर्टर से यही इतलात आती हैं कि महंगाई का रोना रो रहे हैं, अशिया ज़रूरिया जो है वो आवाम की पहुंच से बाहर होगी। अब आवाम जो है उसकी ज़रूरत क्या है? आटा, चीनी, दालें, बहुत हो गया तो मुर्गी, एक वक्त 2 वक्त की रोटी मैनेज करना अभी भी आम इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है। उसको समझाने के लिए आप एक किस तरीके से बता पाएंगे कि जो हमने अचीव किया है वो उस तक कैसे पहुंचेगा और कब पहुंचेगा, या अभी भी मजीद वक्त है, इंतजार मजीद करना है? बड़ा अच्छा सवाल किया जी आपने, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। अवाम जो एक आम आदमी के लिए क्या बेहतरी हुई है या क्या होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली पॉलिसी की जो एसेंस होती है वो वही होती है कि एक आम आदमी को वो बेहतर जो है वो जिंदगी प्रोवाइड कर सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर सके। तो देखें, अगर आप नंबर्स देखें तो मैं आटे की बात कर लेता हूँ। आटे की कीमत जो है वो तकरीबन कोई 27-2800 तक चली गई थी, वो वापस आई है ना आपके सामने, कोई 17-1800 तक की जी। वापस आई है। मुर्गी की कीमत में कमी हुई थी और दालों की कीमतों में कमी हुई थी, सब्जियों की कीमतों में कमी हुई है, पर ड्यूरिंग द ईयर बात कर रहा हूँ। और आपके यहाँ फ्रूट्स की कीमतों में कमी हुई है। ऑब्वियसली बीच में आपको फिर दोबारा अपटेक्स नजर आए हैं, उसमें चिकन की कीमतों में इजाफा भी दोबारा हुआ, रमजान भी बीच में आया। और रमजान के अंदर मार्च की जो इन्फ्लेशन की, मार्च में रमजान था 0.3% इन्फ्लेशन थी, जो कि मेरे ख्याल में 60 साल क्या इस हिस्ट्री की लोवेस्ट इन्फ्लेशन थी मंथली पाकिस्तान में। और रमजान की भी लोवेस्ट इन्फ्लेशन थी। नॉर्मली क्या होता है कि रमजान में आपको पता है कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा होता है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में कीमतों में उस तरह से इजाफा नहीं हुआ, बल्कि इनफैक्ट स्टेबलाइज रही है कीमतें। तो मैं आटे की आपको मैं मिसाल दे चुका हूँ, कीमत की मिसाल दे चुका हूँ, दालों की कीमतों की मिसाल दे चुका हूँ, फ्रूट वेजिटेबल्स की कीमतों की मिसाल दे चुका हूँ। आप देखें हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर की, ऑल्दो बड़ी जो क्रॉप्स हैं उनमें कमी आई है, जिसमें एक सीजनल इम्पैक्ट भी था, जिसमें और वाटर के इश्यूज है, जिसकी वजह से आपके यहाँ मेजर क्रॉप्स में कमी हुई है। लेकिन साथ साथ पोल्ट्री में इजाफा हुआ है, चिकन की जो है उसमें प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। उसके साथ साथ जो है इसके अंदर अगर आप देखें, ये जो टमाटर हैं, आलू हैं, इन सब की जो है वो फसलों में इजाफा हुआ है, इनकी प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। इसी वजह से आप देखें टमाटर एक पॉइंट पे तो मेरे ख्याल में कुछ 30 रुपए के पर केजी पे आ गए थे। तो ये देखें, ये सारे समरात हैं ना, ये एक्चुअल नंबर्स हैं, एक्चुअल प्राइसेस हैं, ये आम आदमी को अफेक्ट करती हैं। तो बिजली की कीमतों में प्राइम मिनिस्टर ने कमी की, आपने देखा तकरीबन कोई 7.5 रुपए के करीब, लगभग इतना ही इंडस्ट्रीज और इंडिविजुअल्स दोनों के लिए की। और जो 200 यूनिट से कम वाले हैं उनमें तो 50% तक कमी हुई है पर यूनिट प्राइस में। तो देखें, बात ये कि फैक्ट्स तो हैं, लेकिन उसको किस तरह से जो है वो सस्टेन करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसी महंगाई को एक रीजनेबल लेवल पे रखा जाए और ग्रोथ भी साथ में हो और सस्टेनेबल ग्रोथ हो, पब्लिक फाइनेंसेस बेहतर हो, एक्सपोर्ट्स से जो है हम ज्यादा डॉलर कमा सकें, हमारे इंपोर्ट्स जो है वो रिलेटिवली बिल्कुल जो है वो नेचुरल हो, इंपोर्ट्स भी, हमारी इंडस्ट्री खुल सके, हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट हो सके। तो ये सारी चीजें देखिए, पहला स्टेप हमने लिया है, स्टेबिलिटी आ गई है, अच्छे मैक्रोज हैं, फिस्कल साइड बेहतर है और आपकी एक्सटर्नल साइड बेहतर है। अब देखना ये कि हमने इसको आगे लेके चलना है, इसको हमने सस्टेनेबल करना है, ताकि हम दोबारा से IMF के पास कंप्लीट करने के बाद प्रोग्राम IMF के पास ना भागे दौड़े जाएं। हमेशा यही हुआ है कि हमने थोड़ी सी, हमें स्टेबिलिटी आती है, हम ग्रोथ की तरफ भागते हैं, और ग्रोथ भी वो होती है जो कि शॉर्ट लिव्ड होती है। तो ये हमने नहीं करना, इसके लिए हमने जो है चैलेंजेस हम सब मानते हैं कि बहुत बड़े थे। लेकिन अभी आपने जिस तरह आटे की कीमत, टमाटर की कीमत का आपने जिक्र किया, अभी रमज़ान गुजरा, 140 से चीनी 180 पर गई, हुकूमत ने एक्शन लिया, 160 पर आ गई, ये क्रेडिट हो गया कि 180 से 160 पर ले आए। लेकिन हम ये शायद भूल जाते हैं कि 140 से 160 पर वो गई है। एक ये फैक्टर है, क्योंकि टमाटर की कीमत का आपने जिक्र किया, जब मौसम आता है, सीज़न आता है, टमाटर सस्ता हो जाता है, जब निकलता है सीज़न जाता है तो वो महंगा हो जाता है, यानी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी इसकी रीज़न बनती है। तो यहाँ पर हुकूमत को इक़दाम उठाने होंगे। इसके लिए क्या कर रहे हैं? एक और पॉइंट है, ये कहेगा कि अगर हम रेस्टोरेंट में कहीं पर खाना खाने जाते हैं, वहां पर अक्सर आपका कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाता, यानी कि वो जो टैक्स है वो नहीं पता कि वो हुकूमत तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। ये काम सर इंतजामिया ने इसकी जो है इसको यकीनी बनाना है। इसके लिए हुकूमत का इकदाम कर रही है, क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि इस अंदाज से भी, इस तरीके से भी रोजाना में एक बड़ा जो अमाउंट है वो टैक्स चोरी किया जा रहा है।
जी देखें, इस पे मैं ये कहूँगा कि नंबर वन, आप थोड़ा सा इंतजार करें। आपको कल बजट में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी सुनने को मिलेंगी जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एड्रेस हो रहे होंगे। और सेकेंडली, आप पिछले 6 महीने का अगर जायजा लें तो जो FBR है, जो हमारा जो टी है, जो टैक्स कलेक्ट करती है, इसके 3-4 डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से देखें गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट को पॉलिसी सेट करनी होती है, जी इकोसिस्टम बेहतर करना होता है, उसके ये सारे समरात होते हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं कि जी आपकी एक ग्रे इकोनॉमी है, आपका टैक्स जो है वो कम कलेक्ट हो रहा है या आप कम ले रहे हैं, उनसे कम ले रहे हैं जो कैंडर जो 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 टैक्स जो है वो एलिजिबल हैं लेकिन टैक्स नहीं देते हैं। तो देखिए, मैं ये कहूंगा कि FBR की 3-4 ऐसी डेवलपमेंट्स हमने अभी की हैं पिछले 6-8 महीनों में, जिससे इसके समरात आपको आगे नजर आएंगे। एक सबसे पहला जो एक पूरा फ्रेमवर्क है वो है पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी। तो इसका एक पूरा जो है वो एक बड़ा जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है मुरतब किया गया और इम्प्लीमेंटेशन में है। वो ऐसा नहीं कि प्लान है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में है। इसका एक बहुत बड़ा बेंचमार्क था IMF का भी, और हमने खुद भी इस पर बहुत काम किया था। वो था पॉलिसी को कलेक्शन से अलग करना। यानी कि जो टैक्स पॉलिसी, जो जो इदारा टैक्स कलेक्ट कर रहा है वो टैक्स पॉलिसी ना बनाए, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जी मैं वही पॉलिसी बनाऊं जिससे मेरी कलेक्शन बेहतर हो। तो अब वो अलग हो गया है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में पॉलिसी यानी कि वो इकोनॉमिक वैल्यू देखेगा कि जी किस टैक्स का कहाँ फायदा है, किस टैक्स से कितनी चोरी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, या कितने ग्रे चैनल से जो है वो टैक्स नहीं आ रहा और टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं किया जा रहा। तो वो कौन सी पॉलिसी हो जिससे लोग टैक्स दें भी और वो सारे दें, एक जस्टिफाइड सिस्टम हो, एक फेयर इक्विटेबल सिस्टम क्रिएट हो। तो एक इसको पॉलिसी को कलेक्शन से अलग किया गया है। फिर मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी पे बहुत काम हो रहा है। फेसलेस पे बात हुई, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि जी जी फेसलेस अब जो है वो काम हो रहा है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो प्रोग्रेस भी हुई है। फिर ट्रैक एंड ट्रेस की बात हुई है कि जी ट्रैक करें, ट्रेस करें कि जी कौन कितनी प्रोडक्शन कर रहा है, मार्केट में कितनी जा रही है, क्या उस पर टैक्स आ रहा है। ये सारे काम हो रहे हैं तो आपको नजर आएगा। लेकिन एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं हो सकता कि जी ये सदियों के मसले हैं और एक साल में हल हो। लेकिन ट्रैवल ऑफ डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरफ जा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सही है। तो वो ठीक डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके समरात आपको आगे आने वाले दिनों में नजर आएंगे। और ये रेस्टोरेंट की आप बात करें, मैं सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं, मैं तो आप तो मार्केट्स में जाएं, आप लाहौर के नारकली मार्केट की हम बात करते हैं, कराची की जोड़िया बाजार की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जो बिल्कुल टैक्स से एलिजिबल है टैक्स देने के, लेकिन टैक्स नहीं देते। तो उस पर कंप्लायंस एंड एनफोर्समेंट का काम होगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे। तो मेरे ख्याल में और आगे आने खुर्रम वाले साहब ये दिनों में होना भी चाहिए, आपके क्योंकि सारे ये कोई सवालों के बहुत जवाब नजर मुश्किल आएंगे काम कि नहीं है। कैसे हर इस टैक्स चीज़ को, हर दुकानदार को डिजिटलाइज करना, बहुत ऐसे ममालिक में हमने ये चीज़ें देखी हैं जो कि शायद हम ये कहें कि हमसे पीछे, लेकिन वहाँ पर ये निज़ाम बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ रहेगा हसन बख्शी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, चेयरमैन आबाद है आप, इसके अलावा दीगर पैनल भी हमारा मौजूद है। हसन साहब, अभी जो इक्तिसादी सर्वे पेश किया गया है उसके अंदर कुछ तसल्ली बख्श चीज़ें भी हैं, कुछ अलार्मिंग चीज़ें भी हैं। पूरा साल, पिछला पूरा साल जो गवर्नमेंट की कारकर्दगी रही, जो एक बजट था जिस पर काम भी हुआ, पॉलिसीज भी बनी, उसको कैसे आप देखते हैं? और जो कल आने वाला बजट है उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ पिछले 3 साल पूरे पाकिस्तानी कौम ने सफ़र किया है। एक प्रोफेशनल सैलरी बेस्ड आदमी ने हायर टैक्स देके और इन्फ्लेशन, चाहे वो एनर्जी इन्फ्लेशन हो, चाहे वो फूड इन्फ्लेशन हो, उसको फेस करके जो इंडस्ट्री चला रहे थे, उन्होंने हायर एनर्जी कॉस्ट, बहुत हायर एनर्जी कॉस्ट दी। और हमारे जैसे जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स थे उन्होंने अनसर्टनिटी एंड हायर रेट ऑफ टैक्सेस की वजह से बहुत सफ़र किया है। खैर मुश्किल वक्त था पाकिस्तान पे, अल्लाह ताला ने खैरियत से गुजार दिया। स्टेबिलिटी की बात सुनते हैं कि इस वक्त स्टेबिलिटी आई है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाला बजट वो बजट होगा जिसमें पाकिस्तानियों को काम करने का मौके भी मिलेंगे, पाकिस्तानी इकॉनमी चलेगी जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, रेवेन्यू भी जनरेट होगा और एक्टिविटी भी जनरेट होगी। देखिए, जिस सेक्टर को मैं बिलोंग करता हूँ, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, वो 72 एलाइड इंडस्ट्रीज साथ चलाता है। वो सेक्टर 10 मिलियन लोगों को रोज़गार देता है। उस सेक्टर में 12 मिलियन मकानों का शॉर्टेज है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है, क्योंकि हम वर्ल्ड बैंक की बात सुनते हैं और मानते हैं। इसी तरह उस सेक्टर में ख़रीदार भी पाकिस्तानी है, बनाने वाला भी पाकिस्तानी है, बनवाने वाला भी पाकिस्तानी है। और जो आपके पास रेमिटेंस पाकिस्तान में आता है 38 बिलियन माशाल्लाह इस साल टच करेगा, उसका 52% रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन के लिए आता है। इसी तरह एक अलार्मिंग फिगर आपसे और शेयर करूं, कराची जो कि कमर्शियल हब है पाकिस्तान का,
उसमें 52% कच्ची आबादीज़ और स्लम्स हैं क्योंकि रेगुलेटेड हाउसिंग नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं समझता हूँ कि इस साल प्राइम मिनिस्टर ने इस तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक टास्क फोर्स बनाई जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, जिसमें स्टेट मिनिस्टर अली परवेज़ साहब भी थे, चेयरमैन FBR थे, हाउसिंग मिनिस्टर था, मैं था और दीगर अहबाब भी थे। और तमाम उस कमेटी ने यूनानिमसली रिकमेंड किया कि जो आपने इस वक्त ट्रांसफ़र पे पाकिस्तान में 16 से 18% टैक्सेस हैं फाइलर के लिए और 35 से 40% नॉन फाइलर के लिए टैक्सेस हैं, बराए मेहरबानी इसको रीजनली कम्पिटिटिव बनाएं। हमारे इर्द गिर्द मुल्कों में जहाँ पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट जा रहा है वहाँ पर ये शरह टैक्सेस की 4 से 5% है। अगर आप नहीं करेंगे तो देखिए पाकिस्तान में हाउसिंग की तो एक बहुत बड़ी डिमांड है और रिक्वायरमेंट है। कच्ची आबादियाँ बढ़ती रहेंगी, वो मकान बनते रहेंगे जो खुदा न खास्ता ना सिस्मिक प्रूव होंगे, ना वहाँ कोई आर्किटेक्ट इन्वॉल्व होगा, ना कोई इंजीनियर होगा, अनऑथराइज अनअप्रूव कंस्ट्रक्शन होती रहेगी। और हमारे जैसे जो रेगुलेटेड लोग हैं वो अपनी एक्सपर्टीज़, वो अपना सरमाया पाकिस्तान से बाहर ले जाएंगे। मे इट बी दुबई एंड मे इट बी सऊदी अरेबिया एज वेल, बिकॉज मैं इस बात का बिल्कुल कायल हूँ कि पैसा और पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, नोबडी कैन स्टॉप इट। बिल्कुल सो हमारी गवर्नमेंट से ये आपने बड़ी अच्छी बात की। ना सिर्फ ये हमारा सेक्टर बल्कि दीगर सेक्टर भी बाहर ममालिक का रुख करते हैं। लेकिन एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, हमने देखा कि तामीरात का जो सेक्टर है, जो रियल एस्टेट सेक्टर है, उसने जो है वो अचीव किया है। 3.75 टारगेट था, 3.7 अचीव किया, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें बेहतरी हुई। लेकिन उसके बावजूद पूरा साल हमने देखा कि हमें आवाज़ यही आती रही कि नहीं, बेहतरी नहीं हुई, हमने कुछ अचीव नहीं किया। होपफुली मैडम के इनको जो फिगर्स दिए गए हों जिन्होंने भी, क्योंकि मैं फाइनेंस मिनिस्टर को पर्सनली जानता हूँ, उनकी इंटेग्रिटी के बारे में मतलब अब बोर्ड है। हाउएवर जिसने भी फिगर्स दिए हैं ये होपफुली वो सही हों। मैं जब देखता हूँ स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन गिर गई है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन गिर गई है, एल्युमिनियम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन गिर गई है, पाइप मैन्युफैक्चरिंग, दीगर मैन्युफैक्चरिंग सब 30 to 50% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। अगर वी आर अचीविंग दोज फिगर्स, सो आई डोंट नो वेयर आर वी गेटिंग दोज फिगर्स फ्रॉम। ठीक है हसन बख्शी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ये जो आपने बताया कि नंबर्स गिरे हैं, ये क्या नंबर्स हैं ये भी हम आपसे जानेंगे और क्या मुतालबात आप हुकूमत के सामने रखना चाहते हैं वो भी आपसे जानेंगे। पैनल हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर काशिफ सालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, आप हमारे साथ मौजूद हैं, पहले से भी गुफ्तगू हमारी चल रही है। सर, क्या अब आप कहते हैं कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर अब आपका SDPI का जो है वो मुतालबा है कि यहाँ पर हुकूमत को जो है वो काम करने की अब ज़रूरत है? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में जो सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर से मेरा ताल्लुक है और उसमें हम देखते हैं कि लोगों की परसेप्शन क्या है। तो ओवरऑल परसेप्शन तो बड़ी पॉजिटिव है। वो मिनिस्टर साहब ने भी गैलप के सर्वे और दूसरे सर्वेस की बात की है कि नेशनल ऑप्टिमिज्म बहुत हाई है। लेकिन अब ये देखना है कि ये बजट के अंदर कैसे ट्रांसलेट होता है, क्योंकि अभी जो हसन बख्शी साहब भी बात कर रहे थे कि फिगर्स के अंदर कुछ ऊपर नीचे है, तो वो देखना है कि जो टारगेट्स हमें दिए उन टारगेट्स को तो वो पॉजिटिव तो रहे, लेकिन जो हमारे मेन टारगेट्स थे उसको हमने अचीव किया या नहीं किया। मैं आपको बताऊं कि एज ए रिसर्चर जो मैं समझता हूं कि सबसे अहम चीज़ जो अभी हमें नेक्स्ट बजट में देखनी पड़ेगी वो रेगुलेशन, डी रेगुलेशन और जो प्रोक्योरमेंट मेथड्स हैं, जो मेजर क्रॉप्स हैं आपकी, खासतौर पे वीट के, वो उसको किस तरह मैनेज किया जाता है, कैसे उसको ग्रेजुअली जो है, क्योंकि आपने देखा है कि ये जो फसलें हैं इस पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हैं। फार्मर्स जो हैं ग्रास रूट लेवल पे बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। तो फार्मर्स को किस तरह मैकेनिज्म के थ्रू उनकी हालत को देखा जाता है, उनको बेहतर किया जाता है और कौन से मेजर्स किए जाते हैं। तो ये जो डी रेगुलेशन आपने की है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की, अगर आप बात कर रहे हैं कि आपने इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसेस सिस्टम दे दिया है, तो वो स्मॉल फार्मर्स तक बहुत जो कि उनकी लाइवलीहुड्स एग्रीकल्चर के ऊपर है, तो कैसे उनको इस बजट के अंदर टेक केयर किया जाता है। सबसे पहली अहम चीज़ ये है। दूसरी जो अहम चीज़ जो मिनिस्टर ने बात की है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम ये देखना चाहेंगे कि ये प्राइवेट सेक्टर जो पहले ही बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस और टैक्स के ऊपर है, खासतौर पे कॉर्पोरेट सेक्टर जिसमें बेवरेजेस हैं, डेयरी इंडस्ट्री है, उसके ऊपर आपके बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगे हुए हैं। 18% टैक्स आपका सिर्फ पैकेज मिल्क के ऊपर है।
तो इस तरह के सिनेरियोज के अंदर गवर्नमेंट क्या इस बजट के अंदर हमें इंसेंटिव देगी कि प्राइवेट सेक्टर दोबारा री इन्वेस्टमेंट की तरफ आएगा, और ख़ास तौर पे जब ये प्राइवेट सेक्टर जो है आप उसको लिंक कर रहे हैं इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ, तो वो कौन से एवेन्यूज होंगे जिसमें गवर्नमेंट जो है इस टैक्स के अंदर वो प्रोवाइड करेगी। खास तौर पे एग्री टेक स्टार्टअप्स जो हैं वो तकरीबन 300 मिलियन यूएस जो है डॉलर्स वो एनुअली उसके इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी आती है। तो क्या आप उनको फैसिलिटेट करेंगे कि जो ये टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के अंदर फोर्सी कर रहे हैं, मिनिस्टर भी बात कर रहे थे कि आपकी इंपोर्ट्स बिल इसलिए बढ़ गए हैं कि आपके एग्रीकल्चर जो मशीनरी है वो इंपोर्ट हो रही है, तो वो लेकिन इसके अलावा भी और टेक्नोलॉजीज भी हैं जो ग्रीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लिंक हैं, जैसे ड्रोन्स हैं और आपके वो सारी चीजें कैसे इस बजट में टेक केयर किए जाएंगी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर जो है वो ये दोनों पब्लिक और प्राइवेट मिले, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके अंदर लाइफस्टॉक सेक्टर है, तो वो कौन से मेजर्स होंगे कि ये इम्प्रूव हो। बिल्कुल डॉक्टर काशिफ साहब, ये जो आप ज़राअत की बात करें ना, अभी जो रिपोर्ट हमारे सामने इक्तिसादी सर्वे में आई है वो बड़ी अलार्मिंग है एग्रीकल्चर के हवाले से। काशिफ ज़िया साहब, आपकी जानिब आते हैं। जब भी टैक्स बेस को बढ़ाने की बात की जाती है, ये इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की बात की जाती है, तो एक मखसूस तबका, मैं नाम नहीं लूँगी, आप समझ जाएंगे, प्लीज़ पे कमेंट कीजिएगा, वो हमेशा एहतजाज करता हमें नज़र आता है। अभी तक हमने पाकिस्तान में टैक्स बेस उस तरीके से बढ़ते हुए नहीं देखा जो कि हमें देखना चाहिए था, या जो हम देखते हैं कि हमारे जो हमसाया मुमालिक है वहाँ पर एक कितना अच्छा निज़ाम है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है ऐसा? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा एफबीआर के ऊपर ट्रस्ट फैक्टर जो है, ट्रस्ट डेफिसिट जो है हमारा इंडस्ट्री का, हमारे रिटेलर्स का, हमारी आम आवाम का, वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को जो सबसे पहले काम करना चाहिए वो सॉफ्ट इमेज एफबीआर का डेवलप करना चाहिए, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट करना चाहिए। और इस टाइम पे सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट को जो भी पॉलिसी बनाए एफबीआर को टैक्स नेट में इजाफा करने के लिए, उनको टारगेटेड करना चाहिए कि ऑलरेडी अगर कोई टैक्स बेस आपकी बनी हुई है, आपके पास जो टैक्स पे करने वाला जो डाटा है, उसके अलावा गवर्नमेंट को चाहिए कि एफबीआर को, उनके मुलाजमीन को वो टारगेट दें कि इतने नए टैक्स पेयर आप इस साल ऐड करेंगे। अब जैसा पॉइंट ऑफ सेल की बात की, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पे बात करते हैं, रिटेल स्टोर्स जो हैं उनके ऊपर जाते हैं, कहीं पे रिटेल सेक्टर जो है, लेकिन खुशाइंद बात यह कि 4500 के करीब नए रिटेलर्स वज़ीर ख़जाना साहब ने बोला कि ऐड किए गए हैं। अब इस तरह के कई पाकिस्तान में इस तरह के सेक्टर्स मौजूद हैं जहाँ पे टैक्स नेट को बढ़ाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने में जो रुकावट है, क्योंकि जो अवाम है वो समहाउ कहीं पे पढ़ी लिखी नहीं है, अगर कहीं पे पढ़ी लिखी नहीं है तो वो हेजिटेट करते हैं कि वो अपना डाटा फाइल करेंगे तो कल को मल्टीपल टैक्स बर्डन्स उनके ऊपर बढ़ाए जाएंगे, उतने ही ऑडिट्स क्लियर किए जाएंगे। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को पहले सॉफ्ट इमेज देना चाहिए और इस तरह की पॉलिसीज़ लेकर आनी चाहिए कि जो आम अवाम है वो टैक्स पे करने वाली, और उनको इस तरह की सहूलियत देनी चाहिए और डिस्करेज करना चाहिए जो लोग टैक्स पे नहीं करते। जिस तरह अभी बात की जा रही थी कि वो गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे, वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे। मेरे ख्याल में अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे, जब तक आप उनको आगे रुकावट क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक तो ये सिस्टम चलता रहेगा और कहीं ना कहीं तो जाके आपको ये टैक्स कलेक्शन करनी है। कब तक आपका वही तबका जो पिछले 40-50 साल से आपको टैक्स कलेक्शन करके दे रहा है, आप उन्हीं के ऊपर टैक्स बर्डन बढ़ाते रहेंगे। और पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन हाई होने का, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने का, वो सबसे बड़ा अलमिया ये है। अगर मैं एक्सपोर्ट सेक्टर की बात करूं तो हम क्यों बात करते हैं, क्योंकि एक्सपोर्टर वाहिद वो सेक्टर है जिसके पास वाइट मनी है कि जो आपने एक्सपोर्ट करनी है एवरीथिंग इज़ डॉक्यूमेंटेड, वो डॉक्यूमेंट में आएगा, वो गवर्नमेंट उसमें से टैक्स काटेगी अपनी बैंक के थ्रू और उसके बाद वो नीट एंड क्लीन बिजनेस है। इस तरह का सिस्टम हमें अपने लोकल लेवल के ऊपर भी चाहिए। तो हम बात गवर्नमेंट से ऑलवेज ये करते हैं कि हमारे ऊपर टैक्स बर्डन बढ़ाने के बजाय हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम तो इस मुल्क के लिए डॉलर्स कमा के दे रहे हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जिस टाइम पे फोकस करना चाहिए, इनका आईटी सेक्टर बड़ा अच्छा, वज़ीर ख़जाना साहब ने बोला कि $4 बिलियन की जो है वो उन्होंने आईटी में उन्होंने एक्सपोर्ट की है। उसके बाद हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है, जो कि हमारी सबसे बड़ी पावर है, उसने की है। टेक्सटाइल सेक्टर है जो बैकबोन ऑफ द कंट्री है। तो अगर आपको देखना है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड आपकी कहाँ पे आएगी, कि जहाँ पे आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है हमें वो देखना है।